Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, the most kind and most merciful. In this lecture, I would like to explain atomic and subatomic levels, molecular levels. This is class 11th Punjab textbook, biology. And so here, this is our today topic. Atomic and subatomic levels. All living and non-living matter is formed of simple unit called atoms and subatomic particles such as proton, electron, and neutrons. We know all these things: protons, electrons, and neutrons. Protons have positive charge, electrons have negative charge, and neutrons have no charge. Molecular level. In organisms, elements usually do not occur in isolated forms. The atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. This stable form is called a molecule. अगर आप किसी भी एनिमल्स में देखें तो आपको एलिमेंट्स अलग नहीं मिलेंगे, बल्कि वो एक मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलेंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur are the most common atoms found in biological molecules. अगर आप biological molecules देखें, bio means life and logical study, तो अगर जैसे हम इनकी स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड सल्फर। तो ये मोस्टली पाई जाती हैं और इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल है, कार्बन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल की शेप में पाई जाती हैं, अलग नहीं पाए जाते, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होती। The different types of bonding arrangement permit biological molecules to be constructed in great variety and complexity. तो जो बॉन्डिंग होती है तो ये इनको कॉम्प्लेक्स बनाती है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्योंकि एलिमेंट सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग में ये चीजें जाती हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। दीज में भी माइक्रो मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट लाइक CO2, H2O। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस है, लो है, और वाटर का भी लो है, तो इनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस है। अदर हमारे पास होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, स्टार्च, प्रोटीन एटसेट्रा। इसमें हमारे पास एग्जांपल ग्रेशिया, हमारा फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, हमारे पास प्रोटीन्स हो गया एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास जो है ये स्टार्च है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स have low molecular weight, macromolecules have high molecular weights. Biological world has two types of molecules, organic and inorganic, and we better know about organic and inorganic. Organic are those substances which contain carbon and hydrogen. Inorganic which do not contain carbon and hydrogen. An organic molecule is any molecule containing both carbon and hydrogen. बहुत बहुत मीन्स बहुत, यानी कि दोनों, कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, तो वहां पर ये दोनों इकट्ठे नहीं पाए जाएंगे। हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि दोनों में से एक प्रेजेंट होगा। अगर दोनों मौजूद होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्गेनिक, और अगर दोनों में से एक मौजूद होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा इनऑर्गेनिक। An organism is usually formed by enormous number of micro and macromolecules of hundreds of different types. हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होता है उसकी जो बॉडी के अंदर होती हैं बहुत ज़्यादा माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होती हैं और मैक्रोमोलिक्यूल भी होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि माइक्रोमोलिक्यूल लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस जैसे कि हमारे पास स्टार्च है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, एटसेट्रा। Some most important and abundant organic molecules in organisms are glucose,
ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाई है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, या इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर देखें ऑर्गेनेल्स एंड सेल, different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles. Different and enormous number of micromolecules. Different मतलब मुख्तलिफ, enormous मतलब बेशुमार, नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स की जो तादाद है वो मुख्तलिफ हो और बेशुमार हो, एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, और सेम इसी तरह इसकी भी जो तादाद है वो ज़्यादा हो और टाइप्स इसकी भी मुख्तलिफ हो। अरेंज देमसेल्व्स, ये अपने आप को फिर अरेंज कर लें इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स, और फिर ये अपने आप को अरेंज करके सेल बने, एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और सेल बने, और सेल की ऑर्गेनेल्स, सेल की ऑर्गेनेल्स क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, और इसमें लाइसोसोम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। In case of simple organisms like bacteria and most protists, the entire organisms consist of a single cell. बहुत से ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की मिसाल लें या प्रोटिस्ट की मिसाल लें, तो वहाँ पर जो पूरे के पूरा ऑर्गेनिजम्स है वो एक सिंगल सेल है, यानी कि एक सिंगल सेल वो पूरा जानदार है, वो सारे फंक्शन कर रहा है उसके। इन मोस्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन इसी तरह अगर हम इंसानों की बात करें, पौधों की बात करें, अदर जानवर की बात करें, फंजाई की बात करें, तो वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ सेल, आपको खरबों की तादाद में सेल्स मिलेंगे। Numerous subcellular structure like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc. have been studied for their structure and function. हमारे पास जो बहुत बेशुमार सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, एटसेट्रा, हैव बीन स्टडीड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पर जब हम स्टडी करते हैं, इट हैज़ बिकम क्लियर, तो हमें ये वाज़ेह हो जाता है दैट फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर अकॉम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स comparable to the organs of the body. These structures are called organelles. तो हम जब देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है ऑर्गेनेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहती हैं, वैक्यूल्स का काम जो है वो स्टोरेज सिस्टम का स्टोरेज वाला काम कर रहा होता है। इस तरह फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जिनका डिफरेंट फंक्शंस हैं, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना रही हैं, तो उसमें फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डिफरेंट ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स speaks of the division of labor within the cell. The prokaryotes have only a limited numbers and types of organelles in their cytoplasm. Eukaryotes are rich in number and kinds of membranous organelles. A cell membrane is, however, present in all cells, whether prokaryotic or eukaryotic. सेल मेम्ब्रेन जो है इज हाउएवर प्रेजेंट ऑल सेल्स, वेदर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। हाँ, जो सेल वॉल होती है, तो वो हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का जो मतलब है, तो ये दोनों में तमाम सेल्स में पाई जाती है। टिश्यू लेवल इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर जैसे कि हम इंसान हो गए या दूसरे बड़े-बड़े जानवर हो गए जो मल्टीसेलुलर हैं, एंड प्लांट्स और जैसे कि पौधे हो गए, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, इनमें जो ग्रुप्स बने होते हैं सिमिलर सेल्स के, एक जैसे सेल मिलकर ग्रुप बना देती हैं, पार्टियां बना देती हैं, पार्टीबाजी शुरू हो जाती है कि हम तो एक मतलब जात के हैं, हम तो एक लैंग्वेज बोलने वाली हैं, हम तो एक रिलीजियस बेस पे हैं, जिस तरह मतलब बंदे ग्रुप बना देती हैं। और जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं कि हम तो सराइकी वाले हैं, हम तो पंजाबी हैं, हम तो आईएसओ वाले हैं, हम तो
पीटीआई वाले हैं, तो इस तरह मतलब है कि वो मिल जाते हैं, अपने-अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। तो वो ग्रुप्स बनाकर फिर एक फंक्शन करते हैं कि यार एक बंदे का अगर कोई मसला है तो वो पूरे इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप वाले और उसका मसला हल कराते हैं। तो सेम अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर भी जो है सिमिलर सेल्स हैं वो भी ग्रुप बना लेते हैं और एक काम पे लग जाते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। हम जो है किसी का भी मसला होगा तो उसको मिलकर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने टिश्यू Similar cells are organized into loose sheets or bundles। जी, तो ये लूज शीट्स में अरेंज हो जाते हैं, बंडल्स में हो जाते हैं, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस और एक ही फंक्शंस करते हैं। इनका काम एक काम के पीछे लग जाएंगे ये सारा सारा ग्रुप। दीज आर कॉल्ड टिश्यूज, इनको हम कहेंगे टिश्यूज। ईच टिश्यू हैज ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हर टिश्यू का एक पार्टिकुलर फंक्शन है, खास फंक्शन है। हर टिश्यू जो है फिर वो अलग-अलग काम करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल मसल टिश्यूज, अब मसल टिश्यू है, हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, एटसेट्रा। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन। अब ये कह रहा है कि जो मसल टिश्यू है तो इनका काम है मूवमेंट का, कंट्रैक्शन का। ये कंट्रैक्ट भी करेंगे और रिलैक्स भी होंगे और ये इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में जो है वो कह रहा है कि इनकी जो है हरकत पैदा होती है इससे। Secretion, conducting water and for translocation of sugar, proteins etc. हमें मसल टिश्यू की बात कर रहा है तो वो कंट्रैक्शन करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा। ग्लैंडुलर टिश्यू की बात कर रहा है तो ये secretion करवाएगा। इसके बाद जैलम टिश्यू की बात कर रहा है या फ्लोएम की कर रहा है तो जैलम का काम है कंडक्टिंग कंडक्टिंग वाटर, जमीन से पानी को लेकर ऊपर ले जाना। अगर फ्लोइंग की बात कर रहा है तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज जो और प्रोटीन जो पेड़ पौधे के पत्तों में तैयार हो रही है तो वो ट्रांसलोकेट करना किसका काम है, फ्लोइम का। फ्लोइम मतलब पीएच से फे की आवाज आती है तो मतलब फूड, फूड का काम किसका होता है, फ्लोइम का होता है। और जैलम, जैलम मतलब जमीन, जमीन की आवाज आ रही है जैलम, तो सेम है तो इसका काम क्या है, ज़मीन से पानी को, नमकियात को पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक ले जाना है, ठीक है? जड़ की मदद से जज़ब करना ज़मीन से और ऊपर वाले हिस्सों तक ले जाना, तो इसको हम कहेंगे जाइलम टिश्यू। तो फ्लोएम मतलब फूड, इनका काम होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहते हैं फूड की जो हरकत है, पत्ते में खुराक तैयार हुई है और पत्ते से खुराक तैयार होकर जब ट्रांसलोकेट हो रही है दूसरे हिस्सों तक, तो उसकी जो हरकत है पत्ते से फिर नज़दीकी हिस्से में और इस तरह पूरे जो प्लांट्स है पूरे प्लांट्स में, तो इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट टिश्यूज। अब देखें वहां पर हम पहले टिश्यूज की बात कर रहे थे, ये सारे हमारे पास टिश्यूज थे। अब हम बात करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। अभी पहले तो सेल थे वो ग्रुप बनाकर एक जैसा फंक्शन करते थे, अभी यहाँ पर जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक जैसा रिलेटेड फंक्शन करेंगे assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. Such structures are called organs and they are specialized to perform particular functions. तो वो जो स्ट्रक्चर टिश्यू जो मिलकर स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। वो ऑर्गन्स बनाएंगे टिश्यू मिलकर एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शंस। जब ये ऑर्गन बन जाएंगे तो इनका एक खास किस्म का फंक्शन भी होगा। ज़ाहिर बात है हर ऑर्गन का हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल की बात करूँ तो दिल एक ऑर्गन है, तो उसका काम है ब्लड को पंप करना। लेकिन अगर हम दिल के साथ हम अगर वेन्स की बात करेंगे, हम अगर आर्टरीज की बात करेंगे तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। वो पूरा एक हमारे पास सिस्टम है और उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह हमारे वो हमारे पास सिस्टम बन जाएगा। हर तो डिफरेंट टिश्यूज हैं, जब वो इकट्ठा मिल जाती हैं और फंक्शन एक जैसा करना शुरू कर देती हैं तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे कि अगर आप कहें कि भाई अगर हम स्केलेटल मसल भी हैं हमारे पास तो उसमें आप देखें कार्डियक मसल्स भी हैं, स्मूथ मसल्स भी हैं। ये अभी मसल्स की बात कर रही हैं, तो मसल्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं टिश्यूज और जब ये कंबाइन होते हैं तो फिर ये
मतलब एक आर्गन बनाती है। जैसे फर्ज करें कार्डियक टिश्यू जो है वो मिलकर दिल को बना देंगे। Such structures are called organs and they are specialized to perform particular function. For example, stomach. यहाँ stomach की मिसाल है which is an organ has a function of food digestion. इसका काम होता है खुराक को हजम करवाना। Protein part ज्यादा mainly यानी protein part has a secretory epithelium which secretes the gastric juice. जो स्टमक है उसकी जो एपिथीलियम है उसकी जो हमारे पास लेयर्स है तो वो secrete करती है gastric juice and a muscular tissue smooth for contracting the walls of the stomach. अब एक टिश्यू यहाँ पर देखें कि एक टिश्यू का काम क्या हो रहा है, secretion कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है, स्टमक के अंदर कर रहा है। दूसरा टिश्यू क्या कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू है, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है भाई कंट्रैक्ट करवा रहा है वॉल्स जो है स्टमक की। And mixing the food with enzymes thoroughly and moving the food to the posterior end और फूड को इस तरह मतलब मिक्स करके फिर उसको मूव आगे फर्दर मूव करवाए। The formation of organs also has a selective value because this leads to an efficient accomplishment of their function both qualitatively and quantitatively. In animals, organ formation is far more complex and defined. एनिमल जो ऑर्गन बनता है वो मोर कम्प्लेक्स भी होता है और डिफाइंड भी होता है। ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमिना और कैरिड आउट, यानी कि पूरा जो वो ये बात कह रहा है कि पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ही काम करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो उसमें जो पूरा अगर आप वहाँ पर उसके पार्ट्स देखें कि उसमें एक मेडुला है, एक हमारे पास कॉर्टेक्स है, एक हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं, तो ये सारे मिलकर एक ही फंक्शन है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, डीसीटी है, टीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, ये सारे मिलकर एक ही काम पे इनकी तवज्जो होती है कि हमने ब्लड को साफ करके ही दम देना है। तो वो जो है एक फंक्शन के ऊपर जो उनकी कंसंट्रेशन है, तो वो यही बात कर रहा है कि जब पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और एक फंक्शन परफॉर्म कर देता है, तो फिर ये यानी कि वो ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन मिलकर जब एक फंक्शन पे लग जाते हैं, तो वो जो पूरे डिफरेंट ऑर्गन है वो हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फर्ज करें कि हार्ट के साथ जैसे आर्टरीज और वेन्स वगैरह हैं तो वो सर्कुलेशन में लग जाएंगी कि हमने ब्लड को सर्कुलेट करवाना ही करवाना है, हमने हर जगह ब्लड को पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो वो उसके काम के पीछे लग जाएंगे और 100% करवा के रहेंगे। तो ये हम कहेंगे कि ये The organ level of organization is much less definite in plants. तो जो organ level organization plants की होती है तो वो definite होती है, वो less definite होती है in plants than it is in animals. हमारी निस्बत अगर हम पौधों की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी स्ट्रांग या मतलब इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती। एट मोस्ट वी माइट स्ट्रांग तो होती है लेकिन मतलब डेफिनेट नहीं होती। At the most, we might distinguish roots, stems, leaves and reproductive structures. तो हाँ मोस्ट हम उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं ना कि रूट सिस्टम जो है, शूट सिस्टम है, तो लीव्स हमारे पास आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव जैसे फ्लावरिंग पार्ट्स वगैरह है। क्लियर कट फंक्शंस The distinguishing features can be assigned to each of these structures. Roots are involved in anchoring the plant, storage of food, and procuring water and minerals. Uh, if we are talking about the roots, तो plants में roots का क्या functions होगा, ये involved हैं, शामिल हैं। कौन कौन से काम करेंगे? Anchoring the plant, पौधे को मजबूती से जमीन के अंदर खड़ा करने में हेल्प आउट करेंगी। जड़ें काट दोगे तो बेटा प्लांट भी गिर जाएगा, तो जड़ें प्लांट को मजबूत बनाती हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो अक्सर हम यूज करते हैं कि वो मेरी जड़ें काट रहे हैं। जड़ें काटने का मतलब यही होता है कि वो
मुझे गिराना चाहता है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आप किसी प्लांट्स को गिराना चाहते हैं तो जड़ें काट दो, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं, उसको ज़मीन में मज़बूती के साथ थामे रखती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक की जो है स्टोरेज करवाती हैं, ज़ाहिर बात है। एंड प्रोकरिंग वाटर, और पानी जो जितना ऊपर जा रहा होता है तो वो भी जड़ें खींच-खींच के ऊपर पौधे को दे रही होती हैं कि ये लो बेटा, ये हमारा काम है, मुकम्मल ईमानदारी से करती रहेंगी जब तक हम ज़िंदा हैं। तो जड़ें जब तक ज़िंदा होती हैं, तो पौधे को ज़िंदा रखती हैं, पानी को खींच-खींच कर ऊपर देती रहती हैं, ये लो बेटा। और साथ में मिनरल्स भी देती हैं कि ये लो और इनको इस्तेमाल करो और हरे-भरे रहो। आप हरे-भरे रहोगे तो दुनिया भी हरी-भरी रहेगी। The shoot supports the entire plant, while the leaves are primary organs for food manufacture. Flowers or other reproductive structures are involved in producing the next generation reproduction. Flowers हमें पता है कि reproductive part है, तो ये जो है पौधे की जो है वो अपनी जनरेशन को बरकरार रखने में मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है फ्लावर्स का। The complexity of the organ system of animal is associated with a far greater range of functions and activities than is found in plants. Complexity क्यों होती है? The complexity of the organ system of animal is associated, किस चीज से associated होती है? With a far greater range of functions. ये इसका फंक्शन भी तो वैसे ही होता है ना, कम्प्लेक्स इसको बनाना जो है अल्लाह अलमाइटी ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया है क्योंकि इसका फंक्शंस भी कम इस सही तरह का है। एंड एक्टिविटीज देन इज फाउंड इन प्लांट्स, तो इसका जो फंक्शन है हमारे ऑर्गन्स का या इसकी जो एक्टिविटी सरगर्मियाँ हैं तो प्लांट की निस्बत हाई, मतलब बहुत आप कह सकते हैं बहुत कम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिजम्स, अभी होल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, various organs in plants and various organ system in animals are assembled together to form an individual. बहुत सारे हमें पता है सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये जो पूरे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो वहाँ उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या क्या ऑर्गन सिस्टम होती हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम मिलकर ये पूरा एक ऑर्गेनिजम्स को शेप दे देते हैं। The whole organism has its individuality as far as its characteristics are concerned. It is different from other members of the same species in certain respects. The various functions, process, activities of an organism are coordinated. In an animal, all the systems work in coordination with each other. यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इतने भी ऑर्गन सिस्टम है तो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन खत्म हो तो फिर वो क्या होगा, वो उस इंडिविजुअल के लिए, उस एनिमल के लिए, उस प्लांट के लिए क्या है, वो उसकी तबाही का बहस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, रिसेंटली देखें कि जब मुख्तलिफ फोर्सेस होती हैं, जैसे अभी सूडान में है, तो सूडान में मुख्तलिफ फोर्सेस जब मिलकर काम करते ही हैं तो वो अपने मुल्क को स्ट्रांग बना रही हैं। और हमने देखा कि बीच में उनकी जो पैरामिलिट्री थी और उनकी जो मिलिट्री थी वो आपस में उनमें जंग हो गई। तो जब जंग हो गई तो वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, तो मुल्क भी कमज़ोर हो जाता है, लाखों करोड़ों जानें भी जाती हैं। तो सेम सिस्टम मतलब इसी तरह है जिस तरह मुल्क के अंदर बहुत सी यूनिट्स फोर्सेस की, बहुत सारे सिस्टम सिविल लोग मिलके यूनिट्स मिल गई और वो एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है कि उसमें रोल्स होता है कि मीडिया की कोऑर्डिनेशन हो, मिलिट्री की कोऑर्डिनेशन हो, पुलिस की कोऑर्डिनेशन हो, सिविल इंतजामिया की कोऑर्डिनेशन हो, स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन हो, इसमें डिफरेंट, तो ये सारे मिलकर एक मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं, तो तब वो मुल्क स्ट्रांग होता है। इसी तरह एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखें या एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, नर्वस सिस्टम देखें, तो ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चल रहे होते हैं। अगर फर्ज करें कि हार्ट कहे कि नहीं भाई मैं तो ब्लड पंप नहीं करूँगा, मैं तो आपको ब्लड नहीं दूँगा, तो ज़ाहिर बात है जब ब्लड वो नहीं देगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मुतासिर होगा, नर्वस सिस्टम भी मुतासिर होगा। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसलिए।
अगर हम आगे देखें, फॉर इंस्टेंस इफ ए मैन इज engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of respiration and heart beat to supply the muscles with increased oxygen and food which they need for continuous exercise. In animals, the coordination is achieved by means of nervous system and endocrine system, whereas in plants only long-term regulation of activities is brought about by hormones. Organism work as a whole and it interacts and responds to the environmental changes as a whole. अब ये हमारे पास हो गया। अभी हम आएंगे जब इंडिविजुअल की हमने बात कर ली, ये कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की हमने बात कर ली, अभी हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। ए पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब ये जो मेन इसका मेन पॉइंट है वो ये है, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। यहाँ पर जो है वर्ड नोट करने वाला है सेम स्पीशीज। पॉपुलेशन हो, लेकिन किसकी पॉपुलेशन हो? सेम स्पीशीज की, लोकेटेड इन द सेम प्लेस। हाँ, लेकिन लोकेशन भी सेम हो, ऐसा नहीं हो कि एक कराची हो एक न्यू दिल्ली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम, अब ये भी बात है कि सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले भी इकट्ठे थे और 100 साल बाद फिर वो हो गए। तीन चीजें उसने डिस्कस की हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। ये पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप तो होगा, जारी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही होगा, और सेम स्पीशीज का होगा, सेम प्लेस पर होगा, सेम टाइम पर होगा। तीन सेम चीजें आई हैं, सेम स्पीशीज, सेम प्लेस, सेम टाइम, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। अगर ये एक जगह पर हैं तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन है। फर्ज करें इंसानों की पॉपुलेशन हो सकती है, तो सेम स्पीशीज होगी, सारे इंसान होंगे, एक ही एरिया में होंगे और एक ही वक्त में होंगे। 2026 है तो 2026 हो। एग्जाम्पल्स आर द नंबर ऑफ रैट्स। अगर हाँ, उसने यहाँ पर रैट्स की बात की है, चूहों की बात करती है, जो कि बहुत ही टेस्टी डिश है चाइना के अंदर इनकी। मैं देख रहा था, इनकी बड़ी अच्छी रेसिपी बनती है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी होती है। अल्लाह माफ़ करे, हमने तो नहीं खाई, ऐसा लग रहा था मुझे। एग्जाम्पल्स आर द नंबर ऑफ रैट्स इन ए फील्ड ऑफ राइस। अब ये चूहे तो होंगे किसकी फील्ड में? चावल की फील्ड में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। हाँ, अब ये स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे इंसान हैं, इंसान के बच्चे हैं, इंसान हैं और क्लास में हैं, सेम टाइम पर हैं, इकट्ठे हैं, तो ये भी पॉपुलेशन है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, किसी शहर की भी इंसान जो किसी शहर में रहते हैं तो वो भी ज़ाहिर बात है एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज ए हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, पहले हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म से ऊपर अगर हम जाएं तो फिर ऊपर वाले लेवल आता है पॉपुलेशन का, तो ये थोड़ा बड़ा लेवल है। पॉपुलेशन इज ए हायर लेवल। किससे हायर लेवल है? ऑर्गेनिज्म से, यानी कि होल ऑर्गेनिज्म। Because here a group of organisms of the same species is involved, this level of organization has its own attributes which come into being by living together of a group of organisms of the same species. बात हो गई, ऊपर हम पढ़ चुके हैं same. Some of these attributes are gene frequency, gene flow, age distribution, population density, population pressure, etc. तो ये जो आबादी होती है इसके कुछ ओन एट्रीब्यूट्स होती हैं, और ये ओन जो एट्रीब्यूट्स होती हैं ये एक इकट्ठा रहने की वजह से आ जाती हैं। कैसे? मतलब एट्रीब्यूट्स कुछ कैसे होंगे? जीन फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, हमारे जीन सेम होंगे, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर्स हैं वो सेम है। जीन फ्लो, जीन का फ्लो क्या है कि वो उसको बरकरार रखना, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं तो वो नेक्स्ट को मुंतकिल हो जाती है, तो ये जीन फ्लो इसको कहते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन,
आपने देखा होगा कि इंसान लगभग इंसानों की एज की अगर बात करें तो आप देखें कि लगभग 70 पे 60 और 100 के बीच में इनकी एज वैरी करती है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मतलब है वैसे तो अगर पॉपुलेशन की बात करें, वो तो मैं सिर्फ डेथ रेट की बात कर रहा था कि वहाँ पर बंदा जाए तो उनकी एज पूरी। लेकिन अगर हम वैसे पॉपुलेशन की बात करें, तो उसमें आप देखें कि हर किस्म की आपको एक सेम स्पीशीज़ के हर किस्म की एज वाले बंदे मिलेंगे। एक जैसे अगर इंसानों की बात करें तो एक इन्फेंट भी मिलेगा, शेर खान बच्चा भी मिलेगा, बेबीज़ मिलेंगे, चिल्ड्रन, टोडलर, यहाँ पर टीनेजर, यंगर, यंग यंग मतलब ये, और इसके अलावा जो होते हैं एडल्ट वगैरह, तो ये सारे आपको मिलेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, पॉपुलेशन प्रेशर भी है, ये सारी चीज़ें मिलके ये एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। ऑल दीज आर न्यू पैरामीटर्स व्हिच हैव अपीयर्ड ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यू विल स्टडी देम इन डिटेल इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी में जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन जो है डेंसिटी क्या होती है, जीवन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़। अब आ जाए कम्युनिटी के ऊपर। ये अभी उससे बड़ा लेवल है पॉपुलेशन से। Community populations of different species, plants and animals living in the same habitat form a community. अभी पहले हम सिर्फ पॉपुलेशन एक ले रहे थे, चाहे वो आप चूहों की लें, रैट्स की लें, मतलब वहाँ पर आप माइस की लें, मतलब आप हार्स के ले लें, एनिमल्स में आप एलिफेंट्स की ले लें, किसी और की ले लें, इंसानों की ले लें, तो हम एक बात करें। कम्युनिटी में है कि प्लांट्स भी हों, एनिमल्स भी हों, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और उसमें फिर एनिमल्स में भी डिफरेंट एनिमल्स हों, उनकी अलग-अलग पॉपुलेशन हो, प्लांट्स की भी अलग-अलग पॉपुलेशन, लिविंग इन द सेम हैबिटाट, लेकिन रहते क्या हो, सेम हैबिटाट में हो, फॉर्म ए कम्युनिटी, तो फिर वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये डायनामिक कलेक्शंस होता है, ठीक है, इसमें आपको हर वैरायटी मिलेगी, in which one population may increase and others may decrease due to fluctuation in abiotic factors। इसमें जो रोल होता है वो abiotic factors का होता है, तो इस वजह से कुछ जो है यहाँ पर कम हो जाएंगे, कुछ की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, कुछ की बढ़ जाएगी, तो ये फ्लक्चुएट करती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। Some communities are complex and well interrelated, other communities may be simple। In a simple community, any change can have drastic and long-lasting effects। अगर सिंपल कम्युनिटी है तो वहाँ पर कोई भी थोड़ी बहुत तब्दीली होगी तो वो उसको बहुत गहरा असर छोड़ देगी, ठीक है, वो पूरी की पूरी आबादी को तबाह भी कर सकता है वो असर। The foregoing account makes it clear that an organism can be studied at different levels of organization. It can be studied at subatomic, atomic, molecular, मैक्रोमोलिकुलर, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल। इससे ये बात वाज़ेह है कि यहाँ पर क्या किस चीज़ की स्टडी होती है, ऑर्गेनिज़म्स की होती है। आप देखें शुरू-शुरू में जब हमने शुरू किया था तो सब एटॉमिक से शुरू किया था। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये हो गए थे, इन्होंने एटम बना दिया मिलके, फिर एटम ने मिले तो इन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया। फिर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो या तो माइक्रोमॉलिक्यूलर होते हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर वो मिलकर हमारे पास ऑर्गेनेल बनाते हैं, ऑर्गेनेल मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। वी कैन आल्सो लुक एट इट एज एन इंडिविजुअल, एज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, as a part of a community that includes other populations and a part of community of an ecosystem which includes, sorry मैंने लाइट इस लाइन को दोबारा दो बार पढ़ी, a biotic factor as well as living organisms। ये बात कह रहा है we can also look, हम देख सकते हैं at it as and include other population as an individual, as a part of population of similar individuals, as a part of a community that include other populations and part of community of an ecosystem which includes a biotic factor as well as living organism। यानी कि ये बात कर रहा है कि इसमें हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं कम्युनिटीज के अंदर।
द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन कैन टेक मैनी शेप्स, इट मे बी प्रीडेशन। अच्छा, अच्छा, इंटरेक्शन जो होगा कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनिज्म का, वो तो या तो प्रीडेशन की शक्ल में होगा। प्रीडेशन मतलब एक प्रीडेटर होगा, एक प्रे होगा, एक शिकार करने वाला होगा, एक शिकारी होगा। पैरासिटिज्म की बात करें तो एक हमारे पास जो है एक होस्ट होगा, एक गेस्ट होगा। होस्ट जैसे इंसान है तो इसमें जुएं पाई जाती हैं और इसमें राउंड वर्म, टेप वर्म वगैरह पाए जाती हैं, कीड़े। इंटरनल पैरासाइट भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट भी हो सकते हैं। इसमें कमेंसलिज्म की मिसाल भी हो सकती है, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हों। ठीक है, कमेंसलिज्म मतलब फायदा दें, म्यूचुअलिज्म भी सेम चीज़ है। फिर इनमें थोड़ा-सा डिफरेंट है। कमेंसलिज्म में एक चीज़ दूसरी चीज़ को फ़ायदा दे रही होती है, लेकिन दूसरी चीज़ ना तो नुकसान देती है, ना फ़ायदा देती है। और इसी तरह मतलब म्यूचुअलिज्म में दोनों एक-दूसरे को शेयरिंग करती हैं चीज़ों की, मतलब एक फ़ायदा देती हैं। फिर कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में बेटा वो जीतेगा जो क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही कम्पीट कर पाएगा और वही सर्वाइव कर पाएगा। अब नेक्स्ट है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इस चैप्टर में हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। Living world of today is enormous in size. It has been reproducing and evolving since the time of its origin on this planet. Today, almost all parts of the world abounds in living organisms. The distribution of organisms in space can be studied through biomes. अभी बायोम्स ये नया टर्म आ गया, अभी ये क्या होता है इसको पढ़ते हैं। A biome is a large regional community primarily determined by climate. बायोम जो होता है वो भी कम्युनिटी है, जैसे हमने पीछे कम्युनिटीज का जिक्र किया है, लेकिन इसमें लार्ज रीजनल कम्युनिटीज आ जाती हैं और इन कम्युनिटी पे असर, ये कम्युनिटी क्यों हो बनती हैं, ये बनती हैं क्लाइमेट की वजह से। कैसे? It has been found that the major type of plant determines the other kind of plants and animals. These biomes have therefore been named after the type of major plants or major features of the ecosystem. The major biomes of the world you will study in the chapter of ecology. तो ये बात कर रहा है कि बेटा इतना समझ लो कि बायोम जो होता है इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है, प्राइमरली डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट, और इसको जो है डिटरमाइन ये वजूद में आती है क्लाइमेट के ज़रिए से। इस पे यानी कि असरअंदाज होता है तो क्लाइमेट का होता है। तो आखिरी चैप्टर में इकोनॉमी जाकर इसको हमने डिटेल से पढ़ना भी है। अभी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। Since the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological times chart. This has been found by the evidence obtained from the discovery and study of fossils, which allows biologists to place organisms in a time sequence. As geological times passes and new layers of sediments are laid down, the older organisms should be in deeper layer, provided the sequence of the layers has not been disturbed. In addition, it is possible to date age rocks by comparing the amounts of certain रेडियोएक्टिव एसिड आइसोटोप्स। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे हमारी बॉडीज है तो हमारी बॉडीज के अंदर भी कार्बन 14 पाया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो कार्ब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे होते हैं कि फर्ज करें वहाँ हम बता सकते हैं कि ये इंसान जो मर रहा था तो ये अब इसका कितना अरसा हो गया, कैसे मालूम करते हैं, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इनकी हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ के बाद फर्ज करें इनको पता होता है कि ये कार्बन 14 है, ये इसकी हाफ लाइफ गुजरती है तो ये मतलब दूसरे किसी केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जब वो मुआयना करते हैं, बॉडी को ले जाते हैं और वो जब फाउंड करते हैं कि इसमें अभी जो है कितनी हाफ लाइफ रहती है, मतलब हाफ लाइफ पूरी हो गई है, फर्ज करें कार्बन 14 है वो किसी और
एलिमेंट्स में चेंज हो चुका है। तो ये कहते हैं कि भाई ये फ़र्ज़ करें अगर उसमें ड्यूरेशन लगता था 20 साल, तो ये कहेंगे भई 20 साल तो गुज़र चुके हैं, ये तो पर पक्की बात है। अभी नेक्स्ट फिर उसको मुआयना करेंगे, तो इस तरह मतलब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ़ होती है। तो इससे ये इसलिए हमें डायनासोर्स और इन चीज़ों का पता चल गया कि ये कितने पुराने हो सकते हैं। They contain the older sediments layers have less of these specific radioactive isotopes. ज़ाहिर-सी बात है जो पुराने होंगे तो उसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कम होते जाएँगे। Then the younger layers में ज़्यादा पाए जाएँगे। A comparison of the layers gives an indication of the relative age of the fossils found in the rocks. Therefore, the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period. ये कह रहे हैं कि अगर एक लेयर में हमें चीज़ें मिल रही हैं, बहुत से फॉसिल्स हैं, मतलब डायनासोर्स का मिला है, किसी और रेप्टाइल्स वगैरह का भी मिला है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सेम लेयर में इसलिए हैं क्योंकि ये सेम ज़माने में आए थे। इनका जो ज़माना था वो सेम था। तो ये वो बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखें, यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इस चार्ट्स को आप गौर से देखें। इस चार्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये पहले यहाँ पर हमारे पास है प्रोटे प्रोटेरोज़ोइक इरा। अच्छा, ये हम पहले हमारे पास जो होता है सबसे बड़ा होता है इयान होता है, फिर हमारे पास इयान के बाद इरा आता है, इरा के बाद हमारे पास जो है पीरियड आता है। इस तरह हम इनको तक़सीम करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें इस चार्ट्स में, तो हमारे पास ये प्रोटेरोज़ोइक इरा है, ये 200 मिलियन ईयर्स पहले 2000 मिलियन ईयर्स पहले था, यानी कि बहुत पुराना है। इसके इस लाइन में अगर आप देखें प्रोटेरोज़ोइक एरा के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे, फास्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो यानी कि ये इसी 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो उससे भी पहले अगर आप जाएँ, तो आपको फास्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मिलेगा 3000 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2000 मिलियन, तो यहाँ यहाँ पर हमारे पास ये आ जाते हैं। कौन से आए थे? फंजाई एंड एज ऑफ एल्जी, ये शुरू हो गई थी। यहाँ से देखें फंजाई और एज ऑफ एल्जी शुरू हो गई थी। और एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर्स। जो कॉमन वर्टिब्रेट है उनके जो एंसेस्टर्स थे, जिनको ट्राइलोबाइट्स कहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे प्रोटेरोज़ोइक इरा में। फिर आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन कब शुरू हो रहा है? 600 मिलियन ईयर्स अगो। अगर आप 600 या आज के दौर से अगर 600 मिलियन पहले की बात करेंगे फ़र्ज़ करें, तो आपको मिलेगा कैम्ब्रियन पीरियड। और इसमें क्या शुरू हुआ था? एज ऑफ फिशेस शुरू हुआ था। यहाँ पर ये आप अगर यहाँ पर इस तरह देखें, तो ये एज ऑफ फिशेस शुरू हो गया था, फिशेस अपीयर होना शुरू हो गए। फिर अर्डोशियन में देखें 500 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, तो यहाँ पर एज ऑफ इंसेक्ट्स शुरू हो गई। फिर सिल्यूरियन पीरियड 440 मिलियन ईयर्स, तो इसमें एज ऑफ एम्फीबियंस है। डिवोनियन, अब डिवोनियन की बात करें 400 मिलियन ईयर्स अगो, तो इसमें जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो है ना, ये दो चीज़, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक यहाँ पर फिशेस। ये यहाँ पर डिवोनियन में फिशेस का अरूज था, एज ऑफ फिशेस कहा जाता है इस पीरियड को, डिवोनियन को। फिर इसके बाद अगर आप देखें कार्बोनिफेरस 350 मिलियन ईयर्स को, तो इसमें आपके पास कार्बोनिफेरस में ये एम्फीबियन आ जाते हैं। परमियन पीरियड 270 मिलियंस में देखें, पैलियोज़ोइक एरा में सारी चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। अब ये पैलियोज़ोइक एरा में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म भी अपीयर होना शुरू हो गए थे। फर्न्स भी यहाँ पर ज़्यादातर आ गए थे। ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये यहाँ से शुरू हो गए।
यहाँ से अगर देखें तो ये यहाँ पर ये कैम्ब्रियन में ही आ गए थे, तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। फिर अगर आप इधर आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ट्रायसिक 225 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस ट्रायसिक में क्या चीज़ें शुरू हो गई थी, एंजियोस्पर्म्स शुरू हो गए थे, जिम्नोस्पर्म्स भी ज़्यादा होना शुरू हो गए थे, और ये सारी चीज़ें आप देखें रेप्टाइल्स भी इसी में आ रहा है। और ट्रायसिक में ये था ना, ट्रायसिक में जो है डायनासोर्स, समझो रेप्टाइल्स आना शुरू हो गए थे। फिर जुरासिक जो था इसमें डायनासोर्स की एज है 180 मिलियन ईयर्स अगो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, देन दिस इज द एज ऑफ डायनासोर्स। फिर क्रीटेशियस है 135 मिलियन ईयर्स अगो। फिर मेसोजोइक इरा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें टर्शरी है, क्वाटरनरी है। ये कौन से किसके से हैं? ये सीनोजोइक एरा के से। सीनोजोइक एरा को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं टर्शरी, एक को हम कहते हैं क्वाटरनरी। तो इनमें क्या हुआ था, ये जो क्वाटरनरी है इसमें आप समझे कि आप इंसान जो है इसमें डोमिनेट करता है 70 मिलियन ईयर्स की बात। और इसी में अगर बर्ड्स भी आए थे, मैमल्स भी आए थे। मेसोजोइक एरा की बात करें तो इसमें हम तीन हैं, क्रीटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। ट्रायसिक में जो है डायनासोर अपीयर होना शुरू हो गए थे। जुरासिक में जो है इनकी इनका गोल्डन पीरियड था, और क्रीटेशियस में ये खत्म हो गए। पैलियोजोइक एरा की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। तो इसमें ये सारे हमारे पास आते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो ये इधर शुरू हो रही है जुरासिक जुरासिक पीरियड में, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये इस टेबल के मुताबिक था। और ये जो हमारे पास है आर्कियोटेरिक्स, ये यहाँ पर शुरू हो रहा है रेप्टाइल से पहले।